न्यूज़पेपर, अगर सबसे पहले इसका बेसिक समझ लो सब, ताकि वो न्यूज़ का शुरुआत हुआ कैसे, ठीक है, और भारत में कैसे न्यूज़ का सिंपल में। और तुमसे कोई पूछता है NEWS, ये होता है न्यूज़, और तुमसे पूछता है न्यूज़ का फुल फॉर्म, तो ये होता है नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। ये इसका सिंपल इसका फुल फॉर्म होता है न्यूज़ का, ठीक है, समझा गया। मतलब दिशाओं का नाम है, उस नाम से इस प्रकार की मतलब चार को दिशा होती है मुख्य रूप से, तो चार दिशाओं में क्या हो रहा है उसके बारे में जानकारी मुख्य रूप से वही हम जानते हैं न्यूज़पेपर में, ठीक है। अब समाचार पत्र की शुरुआत इंडिया में कैसे हुई, विश्व के बारे में अभी जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पहले इंडिया में समझ आते हैं। तो देखो, जब भारत गुलाम हो गया, ठीक है ना, तो जब अंग्रेज गुलाम बना लिया तो भारत क्या था, सोने की चिड़िया था ना। तो अब उधर ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति हो गई थी। क्या हो गई थी? औद्योगिक क्रांति हो गई थी। तो वहाँ पर कारखाना लगेगा तभी तो कुछ ना कुछ निर्माण होगा ना। कारखाना लगाना है तो कारखाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए। तो पैसा उस टाइम पर सबसे समृद्ध देश कौन था? इंडिया था। तो उन सब ने प्लान बनाया सब कि पैसा हम लाएंगे भारत से लूट कर, काम करने के लिए जो वर्कर होंगे सब वो अफ्रीका से आएंगे, सब जो काले काले होते हैं सब, समझा रहा है ना, अफ्रीका महाद्वीप, ठीक। और जो सामान बनाने का जो माल होगा, माल चाहिए ना सामान बनाने का, वो यूरोप से लाएंगे सब, समझा गया ना। तो माल कहाँ से आएगा? यूरोप से। लेबर कहाँ से आएंगे? सब अफ्रीका से, क्योंकि अफ्रीका में सस्ता होता है लेबर, समझा गया ना। और कारखाना बनने के लिए पैसा कहाँ से जाएगा? इंडिया से, ठीक। यानी कि इन सबका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया कि अब हमें पैसा चाहिए तो हमें इंडिया को लूटना है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, समझा गया। अब पैसा लूटने के लिए अब उस समय इंडिया के पास पैसा था नहीं, इंडिया के पास सोना था, चांदी था, मानसून था, अच्छी प्राकृतिक वस्तु थी, संसाधन थे सब, ठीक है ना। पैसा नहीं, संसाधन थे सब। अब संसाधनों के लिए हमें क्या चाहिए? उसको ले आने के लिए कोई साधन चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब एकदम पीक पर पहुंच गया, अब जब उस सब का पूरा प्लानिंग हो गया, तब कहे सब कि अब माल तो पूरा इंडिया में है ही, बस हमें इंडिया से कहाँ पहुंचाना है? ब्रिटेन पहुंचाना है। तब 1853 ईस्वी में पहला रेल चला। कहाँ? मुंबई में। मुंबई से कहाँ तक? थाने तक। थाने कहीं कहीं लिखा दिया होता है, समझा गया ना। हाँ, रेलगाड़ी पहली चली थी मुंबई से थाने तक, मुंबई में, ठीक है ना। अब रेलगाड़ी चल ली। अब ये बताओ, समझदारी ये है कि उनके पास दो ऑप्शन था। पहला ऑप्शन ये था कि इंडिया में जो माल मिल रहा है वो माल लिया जाए, इंडिया में ही बना लिया जाए और ले जाकर बेचा जाए ब्रिटेन में। एक ये ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन ये हुआ कि इंडिया से जो कच्चा माल लिया जाए, कच्चा माल, और वहाँ जाकर ब्रिटेन में उसको बढ़िया करके वहाँ बेचा जाए। तो दोनों में से कौन ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन ये है कि इंडिया से कच्चा माल उठाओ, इंडिया में ही फैक्ट्री खोल के इंडिया में बना के ले जाके हम बेचेंगे अपने देश में खूब महंगा में। दूसरा ऑप्शन ये था, इंडिया से कच्चा माल लेंगे, लेकर जाएंगे, वहाँ बनाएंगे तब बेचेंगे। पहला वाला सही ना है ना, कि यहाँ पर कच्चा माल ले रहे हो तो यहीं पर बना लो भैया। यहाँ पर मान लो कच्चा माल खूब ज्यादा होता है, पर माल बनता है छोटा होता है तो ज्यादा जाएगा, कच्चा माल लेके जाओगे तो कम जाएगा। अब इन सब रेल पटरी तो अब ले जाने के लिए रेल पटरी तो बिछा दिए सब, ठीक है ना। तो सोच और दिमाग लगा सब कि नहीं, इससे बढ़िया यहीं पर कारखाना भी खोल दे रहे हैं, सब माल यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो केवल हम लोग को पहुंचा कर बेचना होगा, ठीक है ना। तो 1853 में रेलगाड़ी चली। 1854 में मुंबई में ही क्या खुल गया? कारखाना खुल गया, सूती वस्त्र का कारखाना खुल गया। कहाँ खुल गया? अहमदाबाद, मुंबई के। तो जब तुम लोग इतिहास पढ़ते होगे सब, तो नाम आता नहीं आता है कि मुंबई से थाने तक पहला चला था, समझाएगा ना, बात समझ आई? गुजरात में पड़ता है। अब कारखाना बन गया ना, अब मान लो माल इंडिया से जा रहा है ब्रिटेन, मान लो कहीं कोई चोरी कर लिया, कहीं कुछ हो गया, तो उसके लिए
कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए कुल चाहिए कि नहीं चाहिए। तब इंडिया में क्या खोला गया, संचार सिस्टम खोला गया, बात करने का तरीका, टेली कम्युनिकेशन, ताकि बात हो पाए, ठीक है ना। तो समाचार पत्रों की शुरुआती का क्या था, बात करने का तरीका, मतलब हम यहाँ से वहाँ बात करेंगे। तो फिल्म देखे हो सब ना, वो वाला फोनवर आता है, ये तरीका ये बतियाते हैं सब, वो अंग्रेज सब लाए थे सब, समझ आ गया ना। अब धीरे धीरे इसका रूप बढ़ता गया। अब बात हो रहा है तो ऐसा थोड़ी खाली अंग्रेज बात करेंगे सब, इंडिया में इंडिया के लोग भी बात करेंगे, उसमें नहीं करेंगे सब। तब केवल मान लो अंग्रेज अपने फायदे के लिए बात करेंगे सब, इंडिया वाले अपने फायदे के लिए बात करेंगे सब, समझा कि नहीं समझा। इसी के बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे अब यहाँ के लोगों ने सोचा कि बात करने का एक तरीका ही तो है, तो कौन जरूरी है पैसे देकर बात करना, इससे बढ़िया हम लोग कुछ लिखते हैं, लिख कर अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाते हैं। अरे तुम किसी के पास पहुँचाना होता है तो बात ही ना करते हो, बात करके पहुँचाना है। तब वहाँ का तब इंडिया के लोग सोचे कि नहीं, हम तो लिख कर भी बातों को पहुँचा सकते हैं। तब इंडिया में शुरुआत हुई लिखाई की, तब इंडिया में शुरुआत हुई अखबारों की। तब उसके बाद से ही अखबार का इतना प्रचलन, इतना फेमस हो गया कि सभी लगभग जितने भी क्रांतिकारी थे भारत के, उसमें से लगभग आधे लोग तो अखबार लिखते ही थे। तो जब हिंदी पढ़ोगे, हिंदी कहते साहित्य का इतिहास, तो उसमें आता है किसने कौन सी पत्रिका का संपादन किया, समझा गया ना। सरस्वती पत्रिका, ब्राह्मण पत्रिका, समझा गया ना। अलग अलग पत्रिका क्यों, ताकि भारत के लोगों को जागरूक करें लोग। उसके लिए किसका शुरुआत हुआ था, पत्रिका का। उसी पत्रिका का जो नवीन रूप है, नया रूप है, वो क्या है, समाचार पत्र है। उसमें लोगों को जागरूक करते थे देश की आज़ादी के लिए। देश आज़ाद हो गया, अब देश आज़ाद हो गया तो उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति के बारे में जानने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ेगी, समाचार पत्रों की, और अच्छे समाचार पत्रों की, समझ आया। ये इस तरह से शुरुआत हुआ भारत में समाचार पत्र, समझ आएगा ना। और अगर बात होती है पहला समाचार पत्र कौन था, तो इंडिया में था उदंत मार्तंड, समझा गया ना, उदंत मार्तंड। और समाचार पत्र जो सबसे खतरनाक समाचार पत्र कौन लिखते थे, तो वो थे बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों ने इनको भारतीय अशांति का जनक कह दिया था। इतना खतरनाक कि इतना जोशीला कविता लिखते थे, समझा गया ना। कोई कविता सुनते सुनते एकदम शरीर में जोश आ जाता है, कुछ भी कह सकते हैं, वैसे कविता लिखते थे बाल गंगाधर तिलक। अंग्रेजों ने इन्हें क्या उपाधि दी थी, भारतीय अशांति का जनक है, मतलब खाली अशांति फैलाता है, उन सबके शब्दों में, समझा गया ना। हम लोग के लिए तो प्रिय है, ठीक है ना। बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद, दोनों एक ही साथ के हैं, दोनों का जन्मदिन एक ही दिन पड़ता है, बाल गंगाधर तिलक का भी और चंद्रशेखर आजाद का भी, समझा गया ना। तो इस तरह से शुरुआत हुई थी समाचार पत्र की, समझा गया ना। अब पहला खबर देखो क्या है आज के, हाँ इसको लिख लो सब। क्या तुम कुछ दे, हिंदी पढ़ लेते हो ना, तो जो किताब है वही पढ़ो, किताब पढ़ो, किताब पढ़ो, बाद में बताएंगे, वाला किताब पढ़ो। दो अंक निकाल के तो किताब मंगा लो सब, मंगा लिया, इसे यही लेके पढ़ लेना सब, ठीक है। तो कोई वाला ना जो उस दिन मंगाए थे, नहीं दूसरा है, बाबा भीम राव का है कैसे वो छोटा सा वो अजवा हो गया। नीचे से एनसीसी आर्मी वाला देखो ध्यान से,
रचमन परिसमन विवाद उत्तर और दक्षिण। ये जो परिसीमन विवाद है ये बहुत चल रहा है, 2 हफ्ते से इसका न्यूज चल रहा है, परिसीमन विवाद का उत्तर और दक्षिण भारत में। ठीक है, एक हफ्ता पहले भी पेपर में आया था, आज भी आया है, समझ आ गया ना। अब देखो क्या होता है परिसीमन विवाद। ध्यान देखो सर, इंडिया को पूरा लोग है, इंडिया में इंडिया को मुख्य रूप से कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में। ठीक है, एक उत्तर भारत और एक दक्षिण भारत। उत्तर भारत में मुख्य रूप से जो फेमस राज्य हैं सब, वो है सब उत्तर प्रदेश, यूपी, एमपी और बिहार। यूपी, एमपी और बिहार। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार। दक्षिण भारत में गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। ये मुख्य देश हैं, मुख्य देश का मुख्य राज्य है सब। अब देखो परिसीमन विवाद है क्या, सबसे पहले समझो सब। तो इस समय पूरे भारत में सांसदों की सीट कितनी है? भारत में 543। कितने? 543। 543 लोग चुन कर जाते हैं संसद में, और ये हम लोग के लिए नियम कानून बनाते हैं। हम लोग का जिला जो क्या है, कुशीनगर ना, तो हम लोग के जिला के सांसद कौन है? विजय कुमार दुबे। समझ आ गया ना। ऐसे जितना भी, ऐसे कुल मिलाकर 543 जिला है पूरा, तो 543 सांसद जाते हैं, बैठते हैं पूरे देश में। समझ आ गया ना। कुशीनगर में कितना जिला है? 78। अब ध्यान से समझो सब, हुआ क्या है, आज से 20-30 साल पहले, ठीक है ना, भारत सरकार ने नियम लाया था कि जनसंख्या भारत का बहुत तेज बढ़ रहा है, जनसंख्या को रोका जाए। ठीक है ना, नियम को लगा दिए सब। ठीक, आज से 20 साल पहले सीट कितना था? 543। आज से 20 साल पहले ये कहा गया कि जब भारत की जनसंख्या बढ़ेगी तो सीट भी बढ़ाना जरूरी होगा कि नहीं होगा? होगा। बस इतना बोल दिए सब कि सीट बढ़ाएंगे, जनसंख्या बढ़ेगी तो सीट बढ़ाएंगे। ठीक है ना। अब बाद में नियम आ गया कि जनसंख्या रोको, जनसंख्या रोकना जरूरी है। समझ आ गया ना। तो अब इस समय हुआ क्या है, नियम तो बना दिया सब, जनसंख्या रोकना जरूरी है, हम तो हमारे दो। तो हुआ कि ये है कि दक्षिण भारत में जनसंख्या नियम तो बना गया, पालन करना तो हर राज्य की जिम्मेदारी है कि नहीं है। तो जितने भी दक्षिण भारत के राज्य थे सब, उन सब लोगों ने नियम को माना और अपनी जनसंख्या को रोका। ठीक। और उत्तर भारत के हैं सब जितने, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, इनकी जनसंख्या 2 गुना रफ्तार से क्या हो गई? बढ़ गई। अब बात ये उठा कि आज से 20 साल पहले मान लो उत्तर प्रदेश में जितना सीट होगी, आज से 20 साल पहले दक्षिण भारत के किसी राज्य में कितना, मान लो 40 सीट है। अब ये कह रहा है सब कि जिसकी जनसंख्या जितना ज़्यादा होगा उसको उतना ज़्यादा सीट मिलेगा। ठीक है ना। तो ये बता सब, उस सब जनसंख्या कंट्रोल करिए सब, तुम घाटा हुआ कि नहीं हुआ? होगा ना। तो वही विवाद हो गया है कि हमने तो नियम को माना है, अब जब मान लो उत्तर प्रदेश का सीट और ज़्यादा बढ़ जाएगा तो उत्तर प्रदेश की वैल्यू और बढ़ जाएगी। तो इस सब का तो आम के आम गुठलियों का दाम हो गया। ये तो गलती भी की है सब, सीट भी बढ़ गया। अब ऐसे भी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा सीट है इतने समय, सब नेता चाहते हैं सब उत्तर प्रदेश हमारा जीत हो जाए, सभी लोग यही चाहते हैं, इसलिए सभी लोग उत्तर प्रदेश से ही चुनाव लड़ते हैं। अब मान लो और सीट बढ़ जाएगी तब तो उन लोग का वैल्यू और कम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जनसंख्या कम है, सीट कम रहेगा, जनसंख्या ज़्यादा है, सीट ज़्यादा रहेगा। अब दक्षिण भारत का हो रहा है, इस तरफ नहीं बंटवारा होगा। ठीक है ना। पहले कानून ये था, मतलब बनाया गया कानून कि 10 लाख पर एक सांसद होगा, 10 लाख जिसकी जिला जनसंख्या होगी उस पर एक सांसद होगा। अब मान लो जनसंख्या बढ़ गई है 25 करोड़, तो उसके बाद बहुत सीट हो जाएगा यूपी में। तो यानी कि सब लोग चाहे खाली यूपी में लड़ना, और राज्यों का क्या होगा? अब मान लो जो नेता जहाँ चुनाव लड़ेगा वहाँ केवल वहाँ ही विकास होगा। तुम घर के गांव के प्रधान को देख लो, जिस टोला का प्रधान रहता है वो टोला चमकता रहता है और टोला भाड़ में जाए। उसी तरह देश के हिसाब से लेकर तो जहाँ पर सीट ज़्यादा रहती है वहाँ पर विकास, वहाँ पर नेता ज़्यादा होते हैं सब, वहाँ पर विकास ज़्यादा होता है। यही अब विवाद हो। अब कह रहे हैं सब कि हम जनसंख्या को गलती कर दिए, तो अब हम और जनसंख्या बढ़ाएंगे। तो वहाँ के जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं एम.के. स्टालिन, वो कह रहे हैं कि जब शादी हो रही उसी साल बच्चा पैदा करो। समझा गया ना, और जनसंख्या बढ़ाओ।
जब जनसंख्या कंट्रोल करने का हम लोग को ये मिला है परिणाम, तो और बढ़ाओ, क्या करेंगे सब। वो कह रहे हैं लोग कि नहीं, अनुपातिक पद्धति में बांटी, अगर एक राज्य को एक सीट बढ़ रहा है तो उसको भी एक सीट बढ़े। जैसे मान लो उत्तर प्रदेश में मान के चलो 40 सीट है और तमिलनाडु में 40 सीट है, तो सब कह रहे हैं सब कि अगर उत्तर प्रदेश में 5 सीट बढ़ रहा है तो उधर तमिलनाडु में 5 सीट बढ़े, चाहे जनसंख्या ज़्यादा हो या चाहे कम हो, बढ़ेगा तो वहाँ पर नए नए सांसद होंगे सब, तो सब काम करेंगे, सब नहीं करेंगे, तो करेंगे सब। तो दक्षिण भारत पर नहीं, अनुपातिक पद्धति से बांटा जाए, और केंद्र सरकार करे नहीं, जनसंख्या के हिसाब से बांटा जाएगा। इसी में क्या हो गया है, विवाद हो गया, समझ आएगा ना। और ये जो जनसंख्या संबंधी विवाद होता है ये आता है गृह मंत्रालय में, होम मिनिस्ट्री में। तो भारत गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। तो अमित शाह ने बयान दिया है कि दक्षिण भारत को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। वही नहीं बताया कि क्या मतलब उसका सॉल्यूशन को नहीं बताया, बस कहें कि उनके उन सब अत्याचार नहीं होगा, ठीक है ना। तो साफ बात नहीं बोला हुआ है, ठीक है ना। ये है दक्षिण भारत मतलब परिसीमन विवाद। तो वही सीटों का मतलब जनसंख्या के हिसाब से बंटवारा क्या कहते हैं हम, परिसीमन, समझ आ गया। तो यही पूरा है परिसीमन विवाद, समझ आ गया ना। हर राज्य का सीट होता है। हाँ, हर राज्य का एक निश्चित सीट होता है, और सबसे ज़्यादा सीट है उत्तर प्रदेश, उसके बाद से बिहार, उसके बाद से महाराष्ट्र, ठीक है ना। इस दिन देखो कि जब चुनाव आता है तो उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत तहलका मचता है, समझ आ गया ना। अब बहुत इनकाउंटर भी होता है उत्तर प्रदेश बिहार में, समझ आ गया ना। क्योंकि जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर जाहिर सी बात है ज़्यादा विवाद होगा, समझ आ गया ना। ये था पहला चीज़, ठीक है। अब दूसरा विवाद क्या है, प्रधान पति प्रथा। ये विवाद बहुत इस समय ज़्यादा बढ़ गया है, प्रधान पति प्रथा का। पंचायत वेब सीरीज देखे हो सब ना, पंचायत, तो वही है समझ लो प्रधान पति प्रथा। उसमें पंचायत तो रहती है, उसकी पत्नी, पंचायत देखे हो कि नहीं देखे हो, तुम देखे हो ना, तुम देखे हो ना पंचायत, हाँ वेब सीरीज नहीं, वेब सीरीज है। तो उसमें जो रहती है ना उसकी पत्नी रहती है, मतलब पंचायत सदस्य मतलब मुख्य वही रहती है, लेकिन चलाता कौन है, उसका पति मतलब ऑफिस में बैठता कौन है, उसका पति न बैठता, वो बैठती है। लास्ट में जब जनगण मन गाने की बात आती है तब लोग वो उसको जाने थोड़ी देता है, जब गुस्सा जाती है तब लोग जाता है, मतलब जाने देता है। देखे हो सब ना, वही है प्रधान पति प्रथा। नाम तो औरतों का रहेगा कि चुनाव जीती हैं सब, लेकिन पंच में पंचायत में उसका पति है। ये है प्रधान पति प्रथा। इस समय बहुत विवादों में है प्रधान पति प्रथा, समझा गया ना। क्या हुआ है कि चुनाव जैसे देख लो पंचायती राज में, देखो इंडिया में टोटली तीन रूपों से सरकार चलती है, समझा गया ना। पहला होता है केंद्र सरकार, दूसरा होता है राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, तीसरा होती है स्थानीय सरकार, ठीक है ना। तो इसी स्थानीय सरकार के अंदर आती है पंचायत, ठीक है ना, ग्राम पंचायत, समझा गया ना। अब भारत में कानून बना दिया गया है कि 1/3 यानी कि 33% महिलाओं के लिए सीट आरक्षित हो गया है। मतलब 33% पर केवल महिलाएं चुनाव लड़ सकती हैं, केवल महिलाएं, ठीक है ना। और मतलब इन सबका एकदम कन्फर्म है कि 33% महिला को रहना ही है। अब इस 33% में चुनाव तो महिला जीत जा रही हैं सब, लेकिन कानून नियम कानून चला कौन रहा है, उसका पति चला रहा है। तो क्या उसका कोई वैल्यू है? नहीं है। और जहाँ पर ऐसा होगा वहाँ पर औरतों को क्या संदेश जाएगा कि हम कुछ भी कर लें, वो हमारा काम तो घर में ही रहना है। इस समय भारत में बहुत ज़्यादा हो गया है। अब कारण क्या है, इसका कारण क्या है, क्यों हो रहा है? तो इसका मुख्य रूप से पहला है कि जो हम लोग का समाज है पितृसत्तात्मक समाज, हम लोग समाज कैसा है, पितृसत्तात्मक समाज। देखो पहले के समय में ये सही था, ठीक है ना, पहले के समय में क्या था, लेकिन समय के साथ साथ सबको बदलना होता है, जानवे करता है सब। इस समय सही है नहीं, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो, जो भी इकोनॉमी में साथ दे रहा है उसको वैल्यू दिया जाना चाहिए, नहीं दिया जाना चाहिए। तो भारत का समाज अभी भी पुराने कुरीतियों को चलता है लेकर, मतलब उनको लगता है कि अगर
लड़कियां कुछ काम करेंगे, चाहे औरत औरत घर से बाहर निकलेंगे कुछ करेंगे, सब तो गलत बात है। गलत। समझा गया ना। तो इसका पहला है पितृसत्तात्मक समाज। दूसरा शिक्षा की कमी, शिक्षा की कमी। उसको 12 तक खूब बढ़िया से पढ़ा कर पास उस करा देना है, बीए तक पढ़ा कर पास करा देना है, कहीं सूरत उठ के उसके पास से कोई मतलब नहीं है। समझा गया ना। तुम कहीं जाओ, सभा में जाओ, वहाँ पर अगर 80% 100% मान लो जनसंख्या है, तो इसमें 100 लोग आ रहे हैं, तो इसमें से 80 को पुरुष होंगे, 20 को क्या होंगे, सब लड़की होंगे सब। अब तो समय बदल गया, अब तो खुद लड़कियों को जागरूक होना चाहिए कि हम भी जाएं, और 100 लोग हैं तो कम से कम 50 लोग तो महिला होनी चाहिए ना। समझा गया ना। तो महिलाओं कुछ उनकी खुद की गलती होती है, समझदार होने के बावजूद अपने आप समाज से कहते हैं कि ये लोग ये कहेंगे वो कहेंगे। अब जब उन सबकी शादी हो जाती है तब जब परेशान रहती हैं सब, तब समाज कुछ नहीं कहता है। तो बात होती है किसकी, समझदारी की। छोटे देखो एक बात समझ लो सब, जो छोटा फायदा होता है ना, अगर छोटे समय के लिए जो फायदा कर रहा है और बड़े समय के लिए नुकसान है, तो उस काम को नहीं करना चाहिए। समझा गया ना। छोटे समय के लिए अगर नुकसान है, नुकसान थोड़ा कर रहा है, लेकिन बाद में तुमको फायदा देगा तो वो काम कर लेना चाहिए। समझा गया ना। नहीं समझे सब। जैसे मान लो कोई काम कर रहे हो तुम, तुम्हारे शॉर्ट टर्म मतलब अभी के लिए सही नहीं है लेकिन भविष्य के लिए सही है, तो वो काम कर लो। अब कोई अब काम कर रहे हो जो अभी तुम्हारे लिए आपको बहुत मजा आ रहा है, लेकिन अभी बहुत कर रहे हो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन भविष्य के लिए तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो मत करो। समझा गया ना। छोटे फायदे से पहले देखो बड़ा नुकसान क्या हो रहा है मेरा, मत करो। और जो छोटा बहुत मान लो इस समय तुम लोग की नुकसान क्या है, मान लो किसी दोस्त से मिलना चाहे कुछ भी करना, तो तुमको फायदा दिखता है कि बुरा मान जाएगा, लेकिन उसको तुम सही तरीके से यूज करोगे तुम्हारे आगे काम देगा, ये कहने का मतलब है। तो 80% लोग इसी में उलझे रहते हैं। ठीक है ना। वो छोटा फायदा देखते हैं और छोटा फायदा के चक्कर में बड़ा फायदा क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। समझा गया ना। तो ये है प्रधान पति प्रथा विवाह। मुख्य रूप से यही है, पितृसत्तात्मक समाज है, शिक्षा की कमी है, और ये जो समाज हम लोग का है केवल गांव में ही ऐसा है। ठीक है ना। शहरों में तो बहुत स्थिति क्या हो गई है, सुधर गई है। ठीक है ना। ये था विवाद प्रधान पति प्रथा का। समझा गया ना। ये सारे खबर द हिंदू न्यूज़पेपर की है, ये पेपर की नहीं है। समझा गया ना। महाकुंभ खत्म हो गया, जन्मे करते हो सब, उसके बारे में कोई चर्चा करने की बात नहीं। ठीक है। अभी आज हाँ, अब 2 खबर और है महत्वपूर्ण। ठीक है। अमेरिका ने गोल्ड वीजा लॉन्च किया है। गोल्ड वीजा। ठीक है ना। अमेरिका राष्ट्रपति इस समय कौन है, बहुत अमेरिका राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है। अरे वाह तुम बताओ अमेरिका राष्ट्रपति कौन है। तुम बताओ जी। अमेरिका राष्ट्रपति कौन है। ट्रम्प है गधा। ट्रम्प का नहीं सुने हो सब, डोनाल्ड ट्रम्प का सुने। अरे तुम सब समझ नहीं करते, सब उसका दुनिया में जलवा है उसका, लोग सुन भी नहीं कर रहे सब। बताओ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश का राष्ट्रपति है, उन सबको उसके बारे में जान रहे हैं सब। गोल्ड वीजा। इनका नाम बताएं। डोनाल्ड ट्रम्प। गोल्ड वीजा। तो गोल्ड वीजा होता क्या है। अमेरिका ने अभी हाल ही में गोल्ड वीजा लॉन्च किया है। साधारण भाषा में अगर तुमसे कोई पूछता है गोल्ड वीजा क्या है, तो मुख्य रूप से कह दो गोल्ड वीजा गरीबों को अपने देश में आने से रोकने का क्या है, तरीका है। समझा गया ना। गरीब अमेरिका में नहीं रह सकता है कोई। समझा गया ना। हाँ ठीक है। अब है क्या, देखो ध्यान से। आज से 20-25 साल पहले एक वीजा होता था EB-5। ठीक है ना। EB-5। और सबसे पहले समझो वीजा पासपोर्ट होता क्या है। वीजा पासपोर्ट का नाम सुने हो सब। यस सर, अंदर भी जानते हैं, बताए थे। वीजा पासपोर्ट मतलब क्या होता है,
किसी देश में जाओगे तो वीजा लगेगा। उसके मान लो किसी देश में जब तुम जाते हो तो जाने से पहले उस देश को तुमको अपना पहचान देना पड़ता है ना। तो तुम भी तुमसे जो मांगते हैं सब पहचान होता है वीजा, ठीक है ना। किसी देश में जाने से पहले वीजा लगता है, समझा गया। अब ध्यान से देखो, अब नियम अमेरिका ने नियम बना दिया है, अगर कोई चाहता है कि मैं अमेरिका में आकर रहूं, अगर कोई चाहता है वो अमेरिका में जाकर रहे तो उसके लिए उसको कौन सा वीजा लेना होगा? गोल्ड वीजा लेना होगा। इसके तहत उसको 43.5 करोड़ रुपया देना होगा। कितना करोड़? 43.5 करोड़ रुपया देना होगा। तब वो जाकर वहाँ का नागरिक नहीं बनेगा, वहाँ पर रहने का योग्य हो जाएगा। वो रहने का खर्च मतलब रहने का जगह वही सकते हैं। जाओ सब पैसा तुम दोगे, बस वहाँ पर घुसने के लिए 43 करोड़ लगेगा। ये सब जैसे एडमिट कार्ड तुम लोग का लगता है ना, एडमिट कार्ड का फीस अलग 100 रुपया लेते हैं सब ना, वही एडमिट कार्ड फीस है गोल्डन वीजा। सिर्फ अमेरिका में घुसने के लिए कितना चाहिए? 43.5 करोड़ तुमको लगेगा, गोल्डन वीजा लेना पड़ेगा। वहाँ के ये नहीं कि 43.5 करोड़ दे दोगे तुम वहाँ के नागरिक हो जाओगे, ये नहीं होगा। बस वहाँ पर रहने के योग्य हो जाओगे, समझा गया ना। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका है वो कैपिटलिज्म को मतलब पूंजीवाद, अमेरिका पूरी तरह से क्या है? पूंजीवादी देश है। कहता है कि पैसा कमाना है, चाहे जैसे हो वैसे, चाहे कुछ भी करके पैसा कमाना है तो कमाना है। और ऊपर से राष्ट्रपति पूंजीवादी हो गया है डोनाल्ड ट्रम्प। इसका अपना अलग, इसका अपना अलग। इसके जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसकी संपत्ति है $3 बिलियन। 3 बिलियन मतलब जानते हो कितना होता है? 1 बिलियन डॉलर में होता है 8,000 करोड़, ठीक है ना। 8,000 करोड़ 1 बिलियन डॉलर में होता है, ठीक है ना। तो 3 बिलियन डॉलर में कितना हो जाएगा? 24,000 करोड़। 24,000 करोड़ बहुत होते हैं 24,000। तो समझ लो जो अमेरिका राष्ट्रपति उसके पास 24,000 करोड़ पैसा है, ठीक है ना। तो पूंजीवादी है कि नहीं है? सिंपल सी बात है। अब पूंजीवाद उसका दिमाग है तब गोल्डन भी जला दिया है। अमेरिका पूरी तरह से पूंजीवाद देश है, ठीक है ना। उसको पैसा चाहिए किसी भी कीमत पे। इसीलिए ना जितने भी इस्लामिक कंट्री हैं सब वो अमेरिका से बहुत जलते हैं सब, क्योंकि इस्लाम में ब्याज का पैसा नहीं खाया जाता है, ठीक है ना। अमेरिका कहता है कि ब्याज से ही पैसा आता है समझा गया ना। इसलिए पढ़ता नहीं है दोनों में, समझा गया ना। और जब इतिहास पढ़ोगे तब से लेकर अभी तक युद्ध होता रहता है, चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। और अमेरिका हारा नहीं है अभी तक किसी से। अमेरिका एक बार बस हारा था अभी तक। अमेरिका देखो युद्ध 3 प्रकार से होता है, एगो स्थल पे, एक जल में और एक वायु में। स्थल पे अमेरिका बस एक बार हारा, उसके बाद से जान गए कि मेरी गलती क्या है, उसके बाद से कभी डायरेक्ट युद्ध नहीं किया। जानते हो किससे? अमेरिका, वियतनाम। देश है क्या कोई? वियतनाम एक देश है, जाकर आज सर्च करना सब वियतनाम के बारे में, ठीक है ना। वियतनाम एक देश है। अब अमेरिका ने सोचा कि वियतनाम पर हमला किया जाए, ठीक है ना। वियतनाम के पास रिसोर्सेज था। जिस देश के पास संसाधन रहेगा उस पर अमेरिका किसी तरह से कब्जा जमाना चाहेगा, समझाएगा ना। इस इंडिया के पास क्या है? मार्केट है, यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो इंडिया के पास अगर इंडिया में देखो 80% जनसंख्या तो अमेरिका वाले ही चला रहा है सब ना, गूगल, फेसबुक, यूट्यूब। जब अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया, अब वियतनाम के लोग वियतनाम के पास जनसंख्या थी, ज़्यादा बढ़िया हथियार थे सब। तो वियतनाम के जितने भी लोग थे सब, जितने भी लड़के थे सब, इसका कहानी पूरा सुनोगे देखो हुआ क्या। जब जान गए सब वियतनाम वाले कि अब हमला कर देंगे सब, और सब ये भी जान गए सब कि हमको हारना ही है, ठीक है ना। अब वियतनाम में बहुत ज़्यादा बाढ़ आता है, ठीक है ना। अब वियतनाम में बहुत ज़्यादा नदी होती है सब, नदी है, पोखरा है सब, ठीक है ना। मतलब तो पानी ज़्यादा, मतलब उस समय बाढ़ ज़्यादा आता था, ठीक है। जितने भी वियतनाम के जितने भी बच्चे, बूढ़े, युवा, औरत, लड़का, लड़की, सैनिक, कुछ सब जितने थे सबको वियतनाम हथियार दे दिया। कहा कि या तो अब जिएंगे या तो मरेंगे, कोई रास्ता है नहीं। अगर जीतना है तो जीतना पड़ेगा, नहीं तो खत्म जिंदगी, ठीक है ना। सबको हथियार दे दिए सब। और सब क्या किया, सब जान गए सब कि डायरेक्टली जीत नहीं पाएंगे। तो जैसे भारत में शिवाजी कौन सी लड़ाई लड़ते थे? छापेमार, गोरिल्ला पद्धति से, मतलब पहाड़ों में छुप कर दुश्मनों को मार दो। तो वैसे वही वो किए सब। जानते क्या करते सब मतलब
सब लोग एक को बांस लिए सब, ठीक है ना, पानी वहाँ पर था ही, पानी में बैठ के बांस मान लो सांस लेंगे सब ना, तो मुंह में थोड़ा सा बांस डाल के ऊपर सांस ले, जितनी भी जनसंख्या थी सब पानी के नीचे चली गई थी, केवल बांस से सांस लेते थे सब। और उस समय सैटेलाइट वैटेलाइट पढ़ा नहीं था, ठीक है ना, और सब एकदम शांत हो गए सब। अच्छा अमेरिका के सैनिक आई देखी कोई है ही नहीं, सब लोग पानी के अंदर थे सब, बांस से थोड़ा बाहर निकाल के बस उन सबको सांस लेना था, उससे सांस लेते सब। और जैसे ही अमेरिका के सैनिक, जल सैनिक मतलब स्थल सैनिक घुसे सब, वैसे एक ही बार निकल के खूब मारे सब सबको। पानी में मतलब जमीन पर लड़ने वाला सैनिक पानी में लड़ पाएगा, जैसे पानी में घुसे सब निकल के खूब मारे सब, इतना मारे सब अमेरिका हार गया। ये छोटा अमेरिका इतना बड़ा देश वियतनाम से हार गया। तब से अमेरिका किसी भी देश से डायरेक्ट युद्ध नहीं करता है, वो किसी और से करा देगा पैसा देकर, उसके पास पैसा है, किसी और के पैसा देकर युद्ध करा देगा, और वियतनाम वाले जीत गए सब। शुरुआत से विकसित है, शुरुआत से कल बताया नहीं थे किस दिन उसका इतिहास पढ़ाएंगे, समझ आ गया ना, समझ आ गया। और अमेरिका हार गया, और उसके बाद से कभी युद्ध नहीं किया डायरेक्ट, समझ आ गया ना। उससे कहते हैं इंडो वियतनाम वार। जब तैयारी करोगे बड़ा बड़ा एग्जाम का तो इसको कंपलसरी होता है पढ़ाना, समझ आ गया ना। ये अब गोल्डन वीजा में मतलब अगर मान लो कोई अब अमेरिका बिजनेस वाला देश है तो वहाँ पर केवल बिजनेस में नहीं जाएंगे सब, और कोई जाएंगे समय, ठीक है ना। तब जिसको भी जानना है वो 43.5 करोड़, अब जो बिजनेस है जो महीना 100 करोड़ कमा रहा है वो 43 करोड़ दे नहीं सकता है, दे सकता है। और जब अब बिजनेस हुआ है तो उसका दिमाग पूरा व्यापार में है, तो 43 करोड़ देकर जाएगा उधर 100 करोड़ कमा लेगा, तो उसका नुकसान कौन है, फायदा ही है। हम लोग घूमने नहीं जा सकते क्या? घूमने अब देखो क्या करते हैं सब आगे, मान लो अब उसके लिए अलग व्यवस्था किया जाएगा, घूमने के लिए क्या होगा। लेकिन अगर कोई बिजनेसमैन जाता है, नहीं तुम घूमने जाना है तुम जा सकते हो, वैसे तुमको जैसे वहाँ पर रहने के लिए खाली, इस नियम ये है कि मान लो तुम कोई बिजनेसमैन हो, चाहते हो हम आकर अमेरिका बिजनेस करें, तो तुमको आने के लिए तुम्हें 43 करोड़ देना पड़ेगा, आकर तुम बिजनेस करो, यानी कि तुम रहोगे मतलब रहने के लिए हुआ है, ठीक है। मान लो तुम घूमने जाओगे तो वहाँ पर कितना रहोगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन रहोगे, लेकिन वहाँ पर रहने के लिए तुम्हें 43 करोड़ देना पड़ेगा ऑल टाइम। लेकिन तुम्हें मतलब ये नहीं कंपलसरी है कि तुम्हें नागरिकता मिल जाएगी, बस तुम रहने के क्या हो जाओगे, योग्य हो जाओगे, ठीक है ना। वैसे घूमने के लिए सब लोग जाते हैं, घूमने के लिए ब्लॉगर सब देश घूमते नहीं है सब। इंग्लिश सीखे, इंग्लिश आए तभी जाने देते हैं इस टाइम। हाँ इंटरव्यू लेते हैं सब, जाने से पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा तुमको ना। जैसे मान लो पढ़ने जा रहा हो तुमको इंग्लिश कंपलसरी आना चाहिए, नहीं तो क्या करो बोलेंगे तुम लोग को समझ ही नहीं आएगा, समझ आ गया ना। तो मान लो स्कूल पढ़ने जा रहे हो अमेरिका तो इंग्लिश तो आना कंपलसरी है, ठीक है ना। तो ये था अमेरिका का गोल्ड वीजा, समझ आ गया ना गोल्ड वीजा क्या होता है। हम लोग व्यापार करने जा रहे हैं तो हम लोग को मिल जाएगा गोल्ड वीजा, पैसा देके। हाँ तुमको मिल जाएगा, 43 करोड़। अरे यार देखा भी नहीं आज तक, 1 करोड़ देखे हुए नहीं किया हम लोग का, 1 लाख देखे। अब देखो यार एक चीज, एक लास्ट खबर है कि जो भारत में जो शेयर मार्केट है, इंडिया का जो शेयर मार्केट है ना, इसमें तुम्हारा स्कूल है, ठीक है ना, तुम्हारे स्कूल को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए प्रिंसिपल होता है ना, वो भी एक नौकरी होता है ना, ठीक। तो वैसे ही भारत का जो स्टॉक मार्केट है वो क्या है कि स्कूल है। इस स्कूल को रेगुलेट करने के लिए कोई चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए। तो जो स्टॉक मार्केट नामक जो स्कूल है इसको रेगुलेट करती है सेबी, इसका नाम क्या है सेबी, सेबी, समझ आ गया ना। सेबी का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, बी से बोर्ड, सर वीडियो बन रहा है, एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ समझ आएगा ना। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट, या यहाँ पर तुम इंडिया लिख सकते हो, इंडिया में है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया।
यानी फटाक दे यानी फुर्ती रखो सब ध्यान में। एक्सचेंज की बात करेंगे। एक्सचेंज बोर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया लिखो चाहे इन्वेस्टमेंट लिखो। भारत का जो स्कूल है शेयर मार्केट उसको रेगुलेट करती है सेबी, यानी कि कौन सा नियम कानून बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। जैसे तुम लोग का फीस जमा होता है ना, वैसे जब कोई नया कंपनी खुलती है तो सेबी से उसका नाम लिखवाना पड़ता है सेबी में जाके, ठीक है ना। हम लोग स्कूल का जैसे स्कूल का प्रिंसिपल होता है, बड़े कंपनी होते हैं। हाँ जितने बड़े बड़े कंपनी होती है, जैसे मान लो पूमा हो गया, एडिडास हो गया, चाहे कुछ भी, चाहे विदेश की चाहे इंडिया की, समझ आ गया ना। उसको सारा देखभाल कौन करती है? सेबी करती है। पूरा पूरा विश्व नहीं, पूरा इंडिया के, इंडिया में होती इंडिया के, इंडिया कहते इंडिया के कंपनी को करेगी, ठीक है। अब इसके नए सदस्य निर्वाचित हुए अभी नए नए, अभी तुम लोग को होमवर्क है पता के लाना है। देखो सब क्वेश्चन कि सेबी के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं हाल ही में। अब सुने होगे सब वन नेशन वन इलेक्शन का नाम सुने हो सब? वन नेशन वन इलेक्शन, तुम वन नेशन वन इलेक्शन का नाम सुने? तुम लोग को मारने लायक नहीं, ऐसा सुने तो क्या। देखो, अच्छा आज से 20 साल पहले तुम लोग जब राशन बनाने जाते थे तो 2 गो तुम लोग का कार्ड बनता था, पियर का लड़का होता था ना। लेकिन अब क्यों लगता है? कैसे पियर का लड़का 2 नहीं है? हाँ 2 लगता, पर सब जिसके पास दोनों एक सब दोनों नहीं है, सब किसी के पास। हाँ। पहले से कुछ बदला कि नहीं बदला है? बहुत बदल गया है। बदल गया है ना। हाँ क्योंकि अब पूरा ऑल इंडिया में नियम क्या हो गया है? चेंज एक जैसा हो गया है। सभी राज्यों के लिए नियम कैसा हो गया है? एक जैसा। तो उसी कहते हैं वन नेशन, मतलब सारे देशों में का नियम कानून एक रहेगा। और जहाँ पर वन नेशन समझ, जहाँ पर वन नेशन आ गया समझ लो एक ही नियम कानून पूरा जगह लगेगा, कोई लेता है वन नेशन, ठीक है ना। अब आगे जो भी जैसे मान लो पहला है वन नेशन वन कार्ड, ये तो क्या मिटा देना। हाँ वो तो इसको समझ सब बार बार आएगा, कोई पूछ दिया तो मोबाइल हो सब। देखो अध्यक्ष वन नेशन मतलब ऑल इंडिया कानून क्या चक्का सेम रहेगा, ये नहीं कि उत्तर प्रदेश में कुछ और कानून, बिहार में कुछ और कानून। तो वन नेशन वन कार्ड एक नियम का एक नियम है। इससे मतलब क्या होता है कि वन नेशन वन कार्ड मतलब जो राशन कार्ड होगा वो एक जैसा होगा पूरे ऑल इंडिया में। नहीं तो केंद्र सरकार किसको किसको देखेगी कितना, एक जैसा रहेगा तो आसानी पड़ेगा नहीं पड़ेगा, सिंपल सी बात है, समझ आ गया ना। उसे कहते हैं वन नेशन वन कार्ड, यानी किसके लिए? राशन कार्ड के लिए, समझ आ गया ना। नहीं सभी ऑल इंडिया का ऐसा राशन कार्ड एक जैसा रहेगा, मतलब उसके लिए नियम कानून एक जैसे रहेंगे। देखो पहले क्या होता था, अंगूठा लगाओ, लाइन लगा के भजाओ। अब क्या है, जाओ केवल अंगूठा लगा दो, मशीन इतनी चुक है और आराम से राशन भजा के चले आओ। जितना अंगूठा लगा रहे हो सब भेज देंगे सब केंद्र सरकार के पास, तो सबको चेक करने में आसानी हो जाएगी। सिंपल सी बात है, बढ़िया है कि नहीं है? वन इसी को पूरा प्रक्रिया का होता है वन नेशन वन कार्ड। अब कोई पूछेगा चाहे कहीं क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज वन नेशन वन कार्ड, तो लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? पुराने जितने भी नियम कानून थे उसको चेंज करके सबको डिजिटलाइज कर दिया गया और सारे देश में एक जैसा नियम बना दिया गया। इसे कहते हैं वन नेशन वन कार्ड, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसी में आता है वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन भाई वन टैक्स। अब समझना और आसान हो गया, यानी कि सभी देशों में टैक्स कैसा लगेगा? एक ही जैसे लगेगा। इंडिया में अगर 15 लग रहा है तो बिहार में भी ऐसा कितना लगेगा? 15 लगेगा। पहले बहुत दिक्कत होता था जब जीएसटी नहीं आया था, तो कोई कम लगाता था कोई ज्यादा लगाता था और अपन उसी में पैसा मार लेते थे सब, समझ आ गया ना। अब पूरे ऑल इंडिया में कैसा है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, समझ आ गया ना। सारे ऑल इंडिया में एक जैसा टैक्स लगेगा, ठीक है ना। टैक्स तुम लोग नहीं देते हो सब, जैसे तुम लोग कोई सामान खरीदते हो सब ना, वो टैक्स ऑलरेडी दे दिया रहता है। मतलब टैक्स को जोड़ कर जो तुमको सामान मिलता है वो टैक्स पहले उसमें जोड़ा गया रहता है और टैक्स कंपनी देती है सरकार को। तो इनडायरेक्टली हम लोग टैक्स दे रहे नहीं दे रहे हैं, तो हम लोग कैसे टैक्स देते हैं? इनडायरेक्टली, तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष कर।
आज जो कंपनी होती है डायरेक्ट देती है उसे क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष टैक्स या प्रत्यक्ष कर। समझा ये बात? ये हो गया वन नेशन वन टैक्स। इसको तुम बढ़िया से लिखा ना, ही नहीं इसे कहते हैं तो क्या पता समझ ही नहीं है। वन नेशन वन कार्ड, वन नेशन वन टैक्स, वन नेशन, ठीक है ना। इसके बाद आता है तुम्हारा वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। ये क्या है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन क्या है? देखो इंडिया में जितने भी वैज्ञानिक लोग हैं, जितने भी जो MBBS करते हैं सब, जितने भी नीट की तैयारी डॉक्टर बनते हैं सब, किसी विशेष चीज पर रिसर्च करते हैं सब, तो उसके लिए पहले क्या होता था कि मान लो कोई वैज्ञानिक है, किसी और क्षेत्र का वैज्ञानिक है, तो जो रिसर्च करता था और रिसर्च से जो मान लो कोई रिसर्च किया 4-5 साल तक, कुछ मान लो कुछ मतलब उपसंहार निकला कि ये हो रहा है, ठीक है। तो उस सारे इंडिया में जहाँ जितने वैज्ञानिक हैं, जो भी रिसर्च हो रहा है, उस सारे रिसर्च पेपर एक जगह पर जमा होंगे। समझ आ गया ना? उसे कहते हैं वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। पूरे ऑल इंडिया के जितने भी रिसर्चर हैं, वो जितने भी रिसर्च करेंगे, उनका रिसर्च पेपर एक जगह पर रहेगा। समझ आ गया ना? और इंडिया पूरे ऑल इंडिया में किसी को भी जरूरत हो जाकर उनकी रिसर्च को देख सकता है। पहले ये नहीं था तो बहुत दिक्कत होता था। और हमको देखना किसी वैज्ञानिक का रिसर्च क्या रिसर्च किया है तो हम कहाँ खोजेंगे? अब बना दे वन नेशन और सब्सक्रिप्शन, आराम से सर्च करो वन नेशन और सब्सक्रिप्शन, आ जाएगा, जाकर देख लो, कितना ईजी हो गया। समझाएगा ना? तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन मतलब वैज्ञानिक रिसर्च को देखने पता करने के लिए। समझाएगा ना? इसी में आता है एक वन नेशन वन पोर्ट, वन नेशन वन पोर्ट। ये क्या है? वन नेशन वन पोर्ट। देखो पोर्ट मतलब होता है बंदरगाह, ठीक है ना। यानी कि पूरे ऑल इंडिया में जितने भी बंदरगाह हैं, उन सभी बंदरगाहों के लिए एक नियम कानून, वो क्या हो गया? वन नेशन वन पोर्ट। हाँ, जैसे पुष्पा फिल्म देखे हो तो ना, दुकान जाते हैं सब समुद्र में, वही बंदरगाह जहाँ पर रुकता है ना, समुद्री मतलब जहाँ पर रुका हुआ है उसे कहते हैं पोर्ट, यानी कि बंदरगाह। यानी कि जब विदेश की माल जब जल से आती है और जहाँ पर उसकी गाड़ी रुकती है उसे कहते हैं बंदरगाह। बहुत पैसा मिलता है बंदरगाह से। समझा गया ना? तो सारे भारत के सारे बंदरगाहों के लिए एक नियम कानून आ दिया, इतने भी सब नियम पे ताकि आसानी हो जाए सरकार चलाने में। सबसे आसानी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नेशन वन पोर्ट। तब पोर्ट किसके लिए है? बंदरगाह के लिए है। समझा गया ना? अब एक और है वन नेशन वन इलेक्शन। ये इलेक्शन वाला भी होगा सामान। वन नेशन वन इलेक्शन, इस पर अभी क्लियर नहीं हुआ है कि वन नेशन वन इलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अभी नियम पारित नहीं हुआ है। कहा जा रहा है कि और एक राष्ट्र है तो सारे इसका कोई पॉजिटिव मतलब इसका फायदा भी है नुकसान भी है। कहा जा रहा है कि पूरे इंडिया में चुनाव हो रहा है, एक ही बार पूरे इंडिया में चुनाव करा दिया जाए। बार बार चुनाव होता है तो खर्चा बहुत होता है, बहुत पैसा खर्चा होता है। समझा गया ना? तब सरकार मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि अब जितने भी चुनाव होते हैं सब वो एक ही बार करा लिया जाए। 5 साल में एक बार चुनाव होता है ना, एक ही बार हर मतलब पूरे राज्यों में एक ही दिन चुनाव करा लिया जाए। जैसे मान लो बिहार में देखते हो, मान लो सांसद का चुनाव होता है तो किसी दिन और होता है, किसी साल में यूपी में किसी साल और होता है। तब इंडिया कह रही है कि मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी नहीं, एक ही मान लो विधायक का चुनाव है तो पूरे भारत में विधायक का चुनाव एक ही बार हो जाए। सांसद का चुनाव हो रहा है तो पूरे भारत में सांसद का चुनाव एक ही बार हो जाए, पूरे राज्य में एक ही दिन हो जाए। उससे खर्चा बचेगा। मान लो डेली मान लो तुमको शादी कराने का जिम्मा लिया जा रहा है तो एक ही दिन कराना ठीक रहेगा सारे जगह पर कि एक दिन कराओगे? एक दिन करा के टेंशन छोड़ दो। बहुत टेंशन होता है चुनाव में, सरकार को बहुत टेंशन होता है। कहीं पर कोई कुछ हो जाता है, कहीं पर हल्ला होता है, कहीं कोई नेता उल्टे सीधा भाषण देता है, कहीं मारपीट हो जाता है। ऐसे कोई निगेटिव ही है कि मान लो एक के दिन होगा तो चुनाव में अंधा मतलब धांधली की संभावना बनी रहेगी, होती है। तो इस पर भी नियम बना है नहीं, लेकिन इतना जान रहा कि वन नेशन मतलब वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब ये होता है कि पूरे मतलब जब भी चुनाव हो तो किसी भी चाहे विधायक का चाहे सांसद का एक ही बार हो जाए पूरे भारत में। वही है वन नेशन वन इलेक्शन। समझ आ गया?
अब बताओ, अब न्यूज़पेपर संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछो सब। एक बार देख लो सब, जितना भी। सब क्रिश्चियन वाला फिर से बता दीजिएगा। हम्म, सब क्रिश्चियन वाला। ये हाँ। मतलब कि जितने भी भारत के वैज्ञानिक हैं सब, जितने भी रिसर्चर हैं सब, जितने भी किसी खास एरिया में रिसर्च कर रहे हैं सब, तो मान लो तुम वैज्ञानिक हो गए, तुम रिसर्च कर रहे हो, तो मान लो तुम रिसर्च से कभी फेल हो गए, कभी पास हो गए ना। मान लो कभी तुम्हें कुछ मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो फेल हो रहे हो चाहे पास हो रहे हो, चाहे तुम जो भी रिसर्च कर रहे हो वो सारा रिसर्च एक जगह पे तुम्हें सेंड करना है। वही है वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, ताकि किसी और को देखने में क्या रिसर्च करते हैं सर? जैसे मान लो कोई बीमारी हो गया, उसका मान लो टीका की खोज कर रहा है, मान लो कोई वायरस के बारे में जानकारी दे रहा है, मान लो जाना कि हाँ इस वायरस से बीमारी होती है, ठीक है ना। तो पहले सरकार को देगा ना, तब ना सरकार न्यूज़पेपर में छापेगी। मान लो सरकार को देगा तो सरकार उसको एग्जाम पर क्या कर देगी, इकट्ठा कर देगी। कोरोना का जैसे मान लो टीका हुआ, तो ये भी कोई रिसर्च किया होगा ना। तो मान लो पहले का रिसर्च एक जगह इकट्ठा रहेगा, तब देखने में पढ़ने लिखने में आसानी रहेगी, नहीं आसानी रहेगी। 4 जगह छिताया रहेगा, पढ़ पाओगे, खोजने में 4-5 महीने लग जाएगा, ठीक है। अब एक बार जितना भी नोट्स बनाओ सब एक बार देख लो सब, कहाँ पर दिक्कत आ रहा है, और कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लो सब। 5 मिनट टाइम।